बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, आपको एक दफ़ा फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव विद नगीना। अगर ज़मीन से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन गैस अपनी मिकदार से दुगनी हो जाए। कंक्रीट को ज़मीन पर जमे रहने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाते ही तमाम इमारतें सेकंडों में ज़मीन बोस हो जाएंगी। चलें आप सोचते हैं कि अगर ऑक्सीजन गैस अपनी मिकदार से दुगनी हो जाए, यानी जितनी हम हासिल कर रहे हैं उससे दुगना हो जाए, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए, तो क्या होगा? हमारी ज़मीन पर दियो कामत हशरातुल अर्ज़ घूमेंगे, यानी कॉकरोच, बिच्छू, सांप, पतंगे, टिड्डे, चूंटे, छिपकलियाँ, सब ये जिसामत इतनी बड़ी हो जाएगी कि उन्हें देखते हुए खौफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन सब की जिसामत का ताल्लुक हवा में ऑक्सीजन की तनासब और मिकदार से होता है। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि उसने हर चीज़ हमारी ताकत और सलाहियत के मुताबिक पैदा की है, वरना हम गुनाहगार कहाँ इस काबिल हैं। नंबर 2, अक्सर पढ़ते और सुनते देखते रहते हैं कि लाहौर या किसी भी शहर में 20 या 50 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश को मिलीलीटर में कैसे मापा जाता है? बारिश नापने का आसान और आम तरीका यही है कि 1 मुरबा मीटर का टैंक हो और वह बिल्कुल हमवार सतह पर रखा हो और इसकी अपनी अंदरूनी सतह पर बिल्कुल हमवार हो। बारिश की सूरत में इसके अंदर बारिश का पानी जमा होगा और बारिश की सतह जितनी बुलंद होगी उसको किसी फुट्टे से नाप लें। अगर 25 मिलीमीटर सतह बुलंद होगी तो 1 इंच या 25 मिलीमीटर बारिश हुई है, और पानी का मिकदार मालूम करने के लिए 1 लीटर पानी के बराबर है। अगर 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है तो मतलब 1 मुरब्बा मीटर की सतह पर 10 लीटर पानी गिरा है। नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिस्टल गार जिसने साइंसदान को हैरत में डाल दिया। स्पेन के जनूब मशरकी सूबे अल्मेरिया के इलाके पलप्पी में चांदी की एक मतरूका कान एक ऐसा ख़जाना है जो किसी भी कीमती धात से वजूद में नहीं आया। इसके बजाय जो कुछ यहाँ दफन है वो है दुनिया का सबसे बड़ा जियोड, चट्टानों में कीमती पत्थरों का टुकड़ा, एक कुदरती क्रिस्टल का शाहकार जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। जैसे कि माहिरीन अर्जियात और पलप्पी जियोड की राब्ताकार मिला कैरेतीरो ने वजाहत की है कि जियोड एक चट्टान के अंदर एक खला है जो क्रिस्टल से ढकी हुई है। बड़े साइज के क्रिस्टल सतून के पस मंजर में बैठी मेला कैरेतीरो ने फ़र्क वाज़ा करने के लिए एक छोटी सी चट्टान को तोड़ा जिसके अंदर छोटे जवाहरात थे। उन्होंने अपनी पुश्त की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, ये वही है जो मेरे अकब में है, सिर्फ एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। पलप्पी जियोड 8 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा और 2 मीटर गहरा है। उन्होंने कहा, जब जियोड की बात आती है तो यह अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। उन्होंने मजीद कहा कि पलप्पी का एक और क्रिस्टल अजूबे मैक्सिको में नाइका माइन के साथ मुवाजना नहीं करना चाहिए, जिसमें 15 मीटर तवील क्रिस्टल के सतून हैं, लेकिन वो एक गार है जिसमें जियोड के बजाय क्रिस्टल है। यहाँ स्पेन में जियोड को असल में मेना रिका में कान कनू ने देखा था। ये चांदी की एक कान है जहाँ 1873 से 1969 तक खुदाई जारी रही, लेकिन बरसों बाद 1999 में माहिरीन अर्जियात ने उसे दोबारा तलाश किया और दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलवाई। कैरेतीरो का कहना है कि जब कानकुनू ने जब इस चट्टान को धमाके से उड़ा दिया और उन्हें जियोड मिला तो वो शायद परेशान हो गए, क्योंकि वो क्रिस्टल को तलाश करना पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब उनके लिए उससे छुटकारा हासिल करना एक इजाफी काम था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वजनी और मुनाफा बख्श नहीं था। अगरचे साइंसदान अभी तक इस पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन इनका ख्याल है कि यह पूरा इलाका कभी ज़ेर आब था। एक ख़ास मुकाम पर आतिशफ़शां की सरगर्मी ने तलछट की चट्टानों को तोड़ा और उन्हें गर्म सियालों में भर दिया। जब सियाल ठंडा हुआ तो क्रिस्टल बनना शुरू हो गए। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक पलप्पी में वो मादनियात जिसमें चट्टानों को तश्कील दिया था तकरीबन 250 मिलियन साल पहले डायनासोर के ज़माने की हैं, लेकिन वो खुद जिप्सम क्रिस्टल की उम्र के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से बहुत कम मिलावटें पाई जाती हैं। तारीख़दानों का ये अंदाज़ ये है कि क्रिस्टल 20 लाख साल से भी कम अरसे पहले बढ़ना शुरू हुए थे। कैरेतीरो ने कहा कि क्रिस्टल जितना आहिस्ता बढ़ता है उसका साइज़ इतना ही बड़ा होता है और क्रिस्टल इतना ही कामिल होता है। इस कान को 2019 में कुछ मलबा साफ़ करने और हिफाजती इक़दामात, जिनमें 42 मीटर हंगामी सीढ़ियाँ नस्ब करना थी, के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया था। इस अमल में कारकुनों को असल कारकुनों की तरफ से पीछे छोड़ी गई अशिया
ملیں جن میں سگریٹ، جیکٹس، ربڑ کے سینڈل، بیئر کی بوتلیں اور دیوار پر موجود لکیریں تھیں۔ اب تک 100,000 سے زیادہ لوگ جیوڈ کو دورہ کر چکے ہیں اور کیریتیرو کی ٹیم کرسٹل کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے درجہ حرارت کاربن ڈائی آکسائڈ اور نمی کی احتیاط سے نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ نمی کرسٹل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اگر نمی کی ایک تہہ کرسٹل پر چڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی شفافیت کھو دیتے ہیں۔ فلپی کے کرسٹل غیر معمولی طور پر شفاف رہتے ہیں اور زائرین اور سائنسدان یکساں طور پر قدرتی نظارے سے حیران رہ جاتے ہیں۔ کیریتیرو نے کہا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے اسے دیکھ کر کیا محسوس کیا۔ یہ ناقابل بیان ہے کیونکہ اسے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ دیکھیں قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے۔ نمبر 4، فنگر پرنٹس۔ انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب نمودار ہوتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں 4 ماہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں گوشت پر بننا شروع ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو بھی پیغامات ڈی این اے دیتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے جد امجد اور دیگر روئے ارض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتیں۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ کھربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے، اور ان انگلیوں میں موجود لکیروں کی شیپ اور ان کی ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا ڈیزائنر، کوئی ہے مجھ جیسا کاریگر، کوئی ہے مجھ جیسا آرٹسٹ، کوئی ہے مجھ جیسا مصور، کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار۔ حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے، زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنیاد پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائے تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں جن میں خلیے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بس ہم پر کھلتا ہے کہ پوری دنیا بھی جمع ہو کر انسانی انگلی پر کسی وجوہات کی بنیاد پر مٹ جانے والی ایک فنگر پرنٹ نہیں بنا سکتی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نمبر 5، کیا کبھی ہم زقوم کی درخت کے بارے میں سنا ہے؟ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے اس کے گوشے شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ یہ درخت سعودیہ کے شہر نجد کے شمال میں اگتا ہے۔ زقوم ایک درخت کا نام ہے جس کا مزہ بہت تلخ ہوتا ہے، بدبودار ہے اور توڑنے کی صورت میں دودھ جیسا رس نکلتا ہے۔ جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ موازنہ ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں اور منکرین کا۔ مخلص بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں کیف و سرور کی زندگی ہے اور منکرین کے لیے زقوم جیسی چیزوں سے سروکار۔ سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔